दिग्गजेंद्र। 16 वक्षार पर्वत, 4 गजदंत, 34 विद्यार्थ पर्वत, 34 वृजबाचल, 4 नाभिगिरी, कुल 311 पर्वत है। 90 नदियां। जम्बूद्वीप संबंधी प्रत्येक विधेय की दो दो नदियों के कारण कुल 64, 12 विभंगा नदी। इस प्रकार विधेय क्षेत्र संबंधी 76, षट कुलाचलों संबंधी 6 द्रोहों की 14। इस प्रकार कुल 90 मूल महानदियां हैं। ठीक है। 26 द्रोह षट कुलाचल पर 10 सीतोदा नदी के मध्य, 10 सीता नदी के मध्य, कुल 26 द्रोह हैं। तो जहां मैं कल 5-5 कह रहा था ना, वो 5-5 नहीं है, 10-10। ठीक है, सीता और सीतोदा नदी में 10-10 ग्रह हैं। 90 कुंड। षट कुलाचल संबंधी 14 महानदियों के पड़ने में 14, विधेय की 76 नदियों के उत्पत्ति स्थल में 76, कुल 90 कुंड यहाँ हैं। देखिए, जो 6 कुलाचल हैं, 6 महापर्वत हैं, उसपे से ऐसे गंगा आके नीचे गिरती है, तो जिव्यक नामक प्रणाली के मुंह में से नीचे आती है ना, तो वो कुंड है, कुंड में गिरती है, उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा है। तो एक तो वो कुंड है, ये 14 की 14 नदियां पर्वत से गिरते वक्त कुंड में जाके गिरती है, तो 14 कुंड तो ये हो गए। और विधेय क्षेत्र के 32 दूनी 64 नदियां है ना वहां, तो उनके उत्पन्न होने, वो कुंड से उत्पन्न होती है वहां पर, वहां ग्रह से उत्पन्न नहीं होती, वो कुंड में से होती है। गंगा कुंड, सिंधु कुंड से, रक्ता कुंड, रक्तोदा कुंड। ठीक है, तो वहां हो गई कितनी, 32 दूनी 64। उसके अलावा आपकी विभंगा नदियां थी कितनी, 12, तो 64 और 76, 76, और 14 कुलाचल संबंधी नदियों के कुंड कितने हो गए, 90 हो गए। बढ़िए, आगे। अब शिष्य पूछता है कि जम्बूद्वीप के सभी क्षेत्र समान विस्तार वाले हैं या उनमें कुछ अंतर है। इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, भरतः षड् विशन्ति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चेको न विंशति भागा योजनस्य। हाँ जी, देखिए, एक ये मैं बता दूं आपको, मौका है तो बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग विंशति को विशंति पढ़ते हैं, जैसे विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजा कार्य गाता है ना, ओम ह्रीम श्री सिमंदर आदि विद्यमान विंशति है, विशंति नहीं। ठीक है, वो मुंह पे चढ़ा होता है ना, तो फिर वही बोला जाता है। तो भरतः षड विंशति, षड माने होता है 6, और विंश माने क्या होता है, 20। ठीक है, तो भरतः माने भरत क्षेत्र का, षड विंशति 26, पंच योजन शत, ठीक है, कितना, षड विंशति पंच योजन शत, शत माने 100, 526 योजन विस्तार है किसका, भरत क्षेत्र का। ठीक है, षट माने 6, चैकोन विंशति भागा योजन से 526 सही, षट माने 6, एकोन विंशति माने 19 भागा, यानी 19 में से 6 भाग, यानी 6/19 योजन, यानी 526 सही 6/19 योजन किसका है, भरत क्षेत्र का। हाँ, अब देखो भरत क्षेत्र, पढ़िए बताइए, आप बताइए। नहीं हो गया, पढ़िए। भरत क्षेत्र का विस्तार 1 योजन के 19 भाग में से 6 भाग अधिक 526 योजन है। जम्बूद्वीप का दक्षिण की ओर पहला भरत क्षेत्र 1 योजन के 19 भाग में से
6 भाग अधिक 526 योजन प्रमाण विस्तृत दक्षिण उत्तर चौड़ा है। अब इससे आगे के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार बताने के लिए सूत्र कहते हैं। पढ़े भैया? हाँ जी। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षः विधेय अंतः। देखिए, तत् माने उनके, द्विगुण द्विगुण विस्तार, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। वर्षधर माने क्या बताया था आपको? पर्वत। वर्षा माने क्षेत्र, ठीक है। विधेय विधेय विधेयहंता यानी विधेय के अंत तक, विधेय तक। फिर उसके बाद फिर आधे आधे होने चालू हो जाते हैं। जैसे अब देखो 526 से ही 6/19 है भरत क्षेत्र का विस्तार, उत्तर दक्षिण। तो उसके बाद जो पहला पर्वत है हिमवन, उसका कितना हो गया? 1052 से ही 12/19, ठीक है। फिर उसका दुगुना कर देना, 2104 और 24/19 हो जाएगा ना, तो एक उधर बच जाएगा, तो 2105 हो जाएगा, ठीक है। वो डबल डबल करते जाएंगे। कहाँ तक? विधेय क्षेत्र तक। विधेय के बाद वापस आधे आधे होने चालू हो जाएंगे। पढ़िए अब आगे। विधेय पर्यंत क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार उससे दुगना दुगना है। तत् उस 24वें सूत्र में कहे गए भरत क्षेत्र से द्विगुण द्विगुण विस्तारः, दुगना दुगना विस्तार, दक्षिण उत्तर चौड़ाई, वर्षधर वर्ष क्षेत्र को धारण करने वाले हिमवन आदि पर्वत, वर्षः क्षेत्र, विधेयंतः विधेय क्षेत्र पर्यंत। भरत क्षेत्र संबंधी एक योजन के 19 भाग में से 6 भाग अधिक 526 योजन विस्तार से दुगना, 12 कला अधिक 1052 योजन पहले हिमवन पर्वत का विस्तार है। उससे दुगना 5 कला अधिक 2105 योजन दूसरे हेमवत क्षेत्र का विस्तार है। उससे दुगना 10 कला अधिक 4210 योजन दूसरे महाहिमवन पर्वत का विस्तार है। उससे दुगना, ये दुगने दुगने होते जाएंगे, लेकिन ये दुगने दुगने होंगे सिर्फ विधेय क्षेत्र तक। तो विधेय क्षेत्र का विस्तार कितना है? देखो 4 कला अधिक 33,684 योजन, ये विधेय क्षेत्र का विस्तार है। अब उत्तरा दक्षिण तुल्य, अब उत्तर की तरफ वालों का क्या होगा? विधेय तक तो बताया, विधेय के बाद कि जैसे अपने दक्षिण में थे उसी के समान विधेय में उत्तर दिशा में होंगे, जैसे अपने दक्षिण दिशा में थे। यानी अपने जैसे भरत क्षेत्र का था उतना ही वहां के ऐरावत क्षेत्र का होगा। जैसे अपना पहला हिमवन का था वैसा वहां शिखरी पर्वत की होगी उतनी चौड़ाई। इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। पढ़िए इसको। उत्तरा दक्षिण तुल्य, दक्षिण के समान उत्तर का विस्तार है। सुदर्शन मेरु की दक्षिण दिशा संबंधी क्षेत्र पर्वतों की चौड़ाई के समान उत्तर दिशा वालों की दक्षिण उत्तर चौड़ाई जानना। दक्षिण दिशा वाले भरत क्षेत्र की चौड़ाई के समान उत्तर दिशा वाले ऐरावत क्षेत्र की चौड़ाई 6 कला अधिक 526 योजन है। उससे दुगना 12 कला अधिक 1052 योजन शिखरी पर्वत का विस्तार है। उससे दुगना 5 कला अधिक 2105 योजन हिरण्यवत क्षेत्र का विस्तार है। उससे दुगना रुपए आ जाते हैं। अब यहाँ पढ़िए। अब शिष्य पूछता है, समझ में आ गया ना सबको? अब शिष्य बताइए। अब शिष्य पूछता है कि इन भरतादि 7 क्षेत्रों में मनुष्यों की आयु, काय, भोग आदि सदा समान रहते हैं या इनमें कुछ विशेषता है? इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं। भरत ऐरावत्यो वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्यामशु। मैं पढ़वाता हूँ। भरतैरावत योर, देखिए आप लोग भी अपना रिपीट कर लेना। भरतैरावत योर वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम। ये एक साथ बोलोगे आप।
मुत्सर्पिण्य सर्पणीभ्याम। देखो अब इसका अर्थ खोलते हैं। भरत ऐरावत योग, भरत और ऐरावत में वृद्धि ह्रासो, वृद्धि माने बढ़ना, ह्रास माने कम होना, षट समयाभ्या माने 6 समयों की अपेक्षा, उत्सर्पिण्य अवसर्पणीभ्याम, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा होता है। अब सूत्र पढ़ लेंगे एक बार थोड़ा सा इसको। भर्तैरावत योर वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्य अवसर्पणीभ्याम। अब पढ़ के बताओ। भरते रावत्योर वृद्धि ह्रासो षट सम्याभ्याम मुत्सर्पण्य सर्पण्याभ्याम। हाँ, और कौन पढ़ेगा? सब पढ़ के बताएंगे सूत्र, जल्दी जल्दी एक एक करके फटाफट। पढ़ू भैया मैं? हाँ पढ़िए। भरते रावत्योर वृद्धि ह्रासो षट सम्याभ्य मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। फ्लो टूट गया, और कोई पढ़िए, कौन और सुनाएगा? भरते रावत्यो वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम षट समभ्या समयाभ्या समभ्या समयाभ्या समयाभ्या सर्पणी अवसर्पणी भ्याम। मुत्सर्पिण्य सर्पणीभ्याम, मुत्सर्पिण्य सर्पणीभ्याम। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, देखो कहाँ छोटी ई की है, कहाँ बड़ी ई की है, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, टंग ट्विस्टर हो गया ये। जिनके वीडियो ऑफ है वो भी पढ़ के सुनाएंगे सब, एक एक करके, तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए, लगता है ही नहीं, जिनके वीडियो बंद है वो गायब है, एब्सेंट है। चलिए एक बार फिर पढ़ता हूँ। भरतई रावत वृद्धि हासो षट सम्याभ्याम उत्सर्पणी और सर्पणीभ्याम। देखो पहले सुनो एक बार ध्यान से, छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है। भरतई रावत योर, देखो वा के ऊपर भी री है और उसकी ध्वनि वा से पहले आएगी। भरतई रावत योर वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्या मुत्सर्पिण्य अवसर्पणीभ्याम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। पढ़ो प्रीति। भरत और ऐरावत में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता रहता है। भरत ऐरावत्यो, 5 भरत और 5 ऐरावत, इन 10 क्षेत्रों में वृद्धि ह्रासो, वृद्धि बढ़ना, ह्रास घटना, षट समयाभ्याम 6 समयों की अपेक्षा, उत्सर्पणी में दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा, ये 6 प्रकार के वृद्धि रूप काल। अवसर्पणी में सुखमा सुखमा, सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा, दुखमा दुखमा, ये 6 प्रकार के हानि रूप काल। हाँ जी, कुछ सर्पणी, जैसे सर्पणी होती है ना, नीचे से पतली और ऊपर से वो थोड़ी मोटी होती जाती है। उत्सर्पणी माने बढ़ता हुआ, ठीक है, और अवसर्पणी माने घटता हुआ। अभी अवसर्पणी चल रहा है कि उत्सर्पणी? अवसर्पणी, क्योंकि सब घटता जा रहा है, आयु, बुद्धि, बल, लंबाई, शरीर की ताकत, ठीक है, सब दिन पे दिन घटते जा रहे हैं। तो अवसर्पणी का पहला काल होता है कौन सा? सुखमा सुखमा। ठीक है, डबल सुखमा से सिंगल सुखमा हो गया दूसरा काल। तीसरे में सुषमा कहीं के पे साथ, तो सुषमा होता है, हाँ जी, कहीं कहीं पे तो सुषमा लिखा होता है, हाँ कोई बात नहीं, त्रिकोण वाला शाह होता है। हाँ वो सुषमा भी मिलता है कई जगह, उसका मतलब भी सुखमा ही है।
ठीक है, वो हो सकता है संस्कृत का शब्द है, वो हिंदी का ऐसा हो सकता है, तत्सम और तद्भव शब्द के कारण। तो आप ये सेटिंग बैठ गई होगी ना, सबसे पहले सबसे ज्यादा सुख, फिर कम होता जा रहा है क्योंकि अब सरपणी है। पहले सुखमा सुखमा, फिर सिंगल सुखमा, फिर सुखमा के साथ दुखमा भी, सुखमा दुखमा। अब उल्टा हो जाएगा, दुखमा सुखमा, फिर सिंगल दुखमा और फिर डबल दुखमा दुखमा। ठीक है, बढ़िया। भैया ये जो वर्तमान काल की, जैसे बोलते हैं कि ये वर्तमान काल की 24सी है, भूतकाल की 24सी और भविष्य, तो वर्तमान काल कितना लेते हैं, मतलब एक अवसर्पणी काल या पूरा अवसर्पणी भी? नहीं, जो हम वर्तमान की देखेंगे ना, अभी अपना अवसर्पणी काल चल रहा है, तो इस हाँ अवसर्पणी जी। काल में अपना जब चौथा काल आया तब 24 तीर्थंकर हुए। हाँ जी। ठीक है, वैसे तो वर्तमान एक समय का होता है, लेकिन जब 24 तीर्थंकर की बात कर रहे हैं तो पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का जो पूरा अवसर्पणी है ना, जिसके 6 भेद हैं, उस पूरे को वर्तमान में लेते हैं। तो वर्तमान अवसर्पणी, पूरी अवसर्पणी को वर्तमान मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो अवसर्पणी आएगी वो होगी भविष्य की अवसर्पणी, लेकिन इसके बाद अवसर्पणी से पहले उत्सर्पणी आएगी, तो उसको भविष्य काल कह देंगे। उसमें भी 24 होते हैं। भूतकाल की भी उत्सर्पणी थी, उसमें भी 24 थे। तो वर्तमान पर भूत भैया भूतकाल की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना भाई, उससे पहले भी हुई होगी 24 ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब अभी भविष्य में नेक्स्ट एक 24 की बात करते हैं ना, ऐसे तो अनंत होंगी और अनंत हो गई। अच्छा देखो, पांचों भरत और पांचों ऐरावत में होता है। 5 भरत कहाँ है? 2.5 द्वीप में 5 भरत है, 5 ऐरावत है। ठीक है, तो 2.5 द्वीप की अपेक्षा बात है कि भरत और ऐरावत में 6 कालों का परावर्तन होता है, बाकी जगह नहीं होता। ठीक है, बाकी जगह तो जैसा है वैसा रहता है, कहीं मध्यम भोग भूमि है, कहीं जघन्य भोग भूमि, कहीं उत्कृष्ट भोग भूमि। विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है, तो वो यहाँ जैसे अवसर्पणी के चौथे काल के प्रारंभ में रहता है वैसा वहां रहता है सदा काल। और आर्य खंड मलेच खंड जितने भी हैं, मलेच खंडों में चौथे काल के प्रारंभ से चौथे काल के अंत जैसा बस परावर्तन होता है। बढ़िया, आगे। ये 6 प्रकार के हानि रूप काल भरत और ऐरावत क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों की आयु, काय का प्रमाण, भोगो उपभोग की संपदा आदि में उत्सर्पणी काल संबंधी 6 कालों में क्रमशः प्रतिदिन वृद्धि और अवसर्पणी संबंधी 6 कालों में प्रतिदिन हानि होती है। इनके आयु आदि बढ़ने अथवा उगलने के कारण उत्सर्पणी और घटने या निगलने के कारण अवसर्पणी नाम सार्थक है। ये पृथक पृथक 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हैं। दोनों मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल है। यह प्रवृत्ति मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही होती है। हाँ जी, 6 भेद रूप। देखिए समझ में आ गया आपको। इसका जो उत्सर्पणी है, उत्सर्पणी नाम उगलने की अपेक्षा है। अब सर्पणी निगलने निगलने की अपेक्षा अवसर्पणी में कम होता जा रहा है। तो बढ़ना उत्सर्पणी, घटना अवसर्पणी। और ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है एक अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी। उसमें 6 भेद कैसे होते हैं पढ़ते आएंगे। 6 भेद रूप अवसर्पणी काल। इसमें 4 कोड़ा कोड़ी सागर के पहले सुकमा सुकमा काल के प्रारंभ में देवगुरु के समान उत्कृष्ट भोग भूमि की रचना है। उस समय मनुष्य की आयु 3 पल्य, काया तपाए हुए स्वर्ण समान और 3 कोस ऊंची होती है। यहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। तो सब आंकड़े 3-3 है। मनुष्य की आयु 3 पल्ले की, उसकी ऊंचाई 3 कोस और 3 दिन के अंतराल से भोजन होता है। तो वो भी कितना छोटा, सबसे छोटा क्या होता है? आंवला होता है, आंवला या बहेड़ा होता है। 10 प्रकार के वृक्ष हैं। बेर देश के समान।
भोग भूमिज अष्टम बेला 3 दिन के अंतर सहित 5वें दिन बद्री फल बेर के बराबर दिव्य आहार ग्रहण करते हैं। यहाँ क्रमशः घटते घटते अंत में आयु 2 पल्ले और काया 2 कोस ऊंची रह जाती है। तदुपरांत 3 कोड़ाकोड़ी सागर वाले दूसरे सुकमा काल के प्रारंभ में हरि क्षेत्र के समान मध्यम भोग भूमि की रचना है। उस समय मनुष्य की आयु 2 पल्ले, काया पूर्णमासी के चंद्रमा समान और 2 कोस ऊंची है। ये 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्रकट अनेक सुख भोगते हुए षष्ठम बेला 2 दिन के अंतर सहित चौथे दिन बहेड़ा प्रमाण आहार करते हैं। यहाँ क्रमशः घटते घटते अंत में आयु 1 पल्ले और काया 1 कोस ऊंची रह जाती है। तदंतर यहाँ क्या बताया, जो उत्तम भोग भूमि है जैसे देव पूर्व और उत्तर पूर्व में है, ऐसे यहाँ जो पहला काल होता है अवसर्पणी का सुकमा 4 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। ठीक है, इसमें क्या था कि 3 कोस ऊंची काया होती है, 3 पल्ले की आयु होती है, 3 दिन के अंतराल से। जैसे मान लो आज भोजन किया, बीच में 3 दिन नहीं करेंगे, फिर अगले दिन करेंगे, तो पहला दिन आज का हो गया, 3 दिन बीच के हो गए और एक अगला दिन हो गया, तो 5वें दिन करेंगे अष्टम बेला। 8 बेला हो गई। देखो, आज सुबह भोजन किया, शाम को नहीं किया, ठीक है, और बीच के 3 दिन नहीं, इस तरह नहीं, 4 5 बेला। और देखो भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में 3 दिन के अंतराल से हो रहा है और 1 बार, 2 बार का नहीं है काम। 5वां दिन समझ गए कैसे हो गया? आज का पहला दिन, बीच के 3 दिन 4 और फिर 5वें दिन आहार होगा। फिर यहाँ जो जगन्य आयु है वो उससे अगले वाली जो मध्यम भोग भूमि है उसकी जो उत्कृष्ट आयु है वो उससे पहले वाले की जगन्य आयु होगी। यानी उत्तम भोग भूमि में उत्कृष्ट कितनी? 3 पल्ले, और जगन्य कितनी होगी? 2 पल्ले, समय अधिक। ठीक है, इसी प्रकार ऊंचाई जो 3 कोस थी वो पहले काल के अंत में घटते घटते 2 कोस के आसपास आ जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा काल सुकमा 3 कोड़ाकोड़ी सागर का है। अब यहाँ पे कैसा है? हरि क्षेत्र के समान, जैसे मध्यम भोग भूमि की रचना है ना, भरत में तो कर्म भूमि है, हेमवत में जगन्य, भरत हेमवत, हरि में मध्यम भोग भूमि, उस प्रकार की रचना है। आयु 2 पल्ले की उत्कृष्ट। अच्छा, वहां पहली जो उत्तम भोग भूमि थी वहां आयु के रंग कैसा था शरीर का? सोने के जैसा पीला। और यहाँ कैसा हो गया? पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। ठीक है, 2 कोस ऊंची, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से अनेक सुख भोगते हुए षष्ठम बेला 2 दिन के अंतराल से चौथे दिन बहेड़ा प्रमाण, बेर सबसे छोटा होता है, तो उत्तम भोग भूमि में 3 दिन के अंतराल से बेर के समान आहार होता है, तृप्ति हो जाती है। मध्यम भोग भूमि में अब 3 दिन के अंतराल की जगह 2 दिन का अंतराल होने लगा, शक्ति घट गई ना। और पहले बेर जितना होता था अब थोड़ा बड़ा हो गया बहेड़ा जितना। और घटते घटते यहाँ पर आयु 1 पल्ले और काय 1 कोस ऊंची रह जाती। आगे पढ़िए। तदनंतर 2 कोड़ाकोड़ी सागर वाले तीसरे सुखमा दुखमा काल के प्रारंभ में हेमवत क्षेत्र के समान जगन्य भोग भूमि की रचना है। उस समय मनुष्य की आयु 1 पल्ले, काया प्रियुंग मणि के समान हरित श्याम वर्णी और 1 कोस ऊंची होती है। वे 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्रकट अनेक सुख भोगते हुए चतुर्थ बेला 1 दिन के अंतर सहित तीसरे दिन
आंवला प्रमाण आहार करते हैं। यहाँ क्रमशः घटते घटते अंत में आयु 1 कोटि पूर्व और काया 500 धनुष रह जाती है। ठीक है। अब देखो 1 कोटि पूर्व रह गई, फिर जब चौथा काल लगेगा कर्म भूमि, तो वहां उत्कृष्ट शरीर की ऊंचाई 500 धनुष होती है। ठीक है, 500 धनुष होती है और आयु कितनी होती है? 1 कोटि पूर्व की आयु हो जाती है। आइए 14 कुलकर की बात, क्योंकि देखो तीसरा काल पूरा हुआ ना, तो जब तीसरे काल के समाप्त होने में पल्ले का 8वां भाग शेष रह जाता है। अब 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। पढ़िए। 14 कुलकर। इस तीसरे काल संबंधी पल्ले का 8वां भाग शेष रहने पर क्रमशः 14 कुलकर उत्पन्न होते हैं। वे अपने पहले पूर्व भव में विदेह क्षेत्र संबंधी उच्च कुलीन राजा होते हैं। मिथ्यात्व दशा में पात्र दान के परिणाम से भोग भूमिज मनुष्यायु का बंध करते हैं। हाँ जी, ये समझो, ये सारे के सारे विदेह क्षेत्र के होते हैं, वहां के राजा होते हैं। अगर वहां सम्यक दर्शन ले लेते तब तो स्वर्ग में जाते, लेकिन यहाँ भोग भूमि है ना तीसरे काल में, तो भोग भूमि में आए हैं कैसे? कि मिथ्यात्व दशा में पात्र दान के परिणाम से। ठीक है, भोग भूमि मनुष्य आयु का बंद करते हैं। आगे पढ़ी। बाद में केवली भगवान के निकट शायिक सम्यक दृष्टि हो अपनी आयु पूर्ण कर यहाँ भोग भूमि में 14 कुलकर के रूप में जन्म धारण करते हैं। देखो ये भी आ गई बात कन्फर्म कि क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं। पिछले भाव में ही मनुष्य आयु का बंध बांध लिया पहले, बाद में इन्होंने सम्यक लिया, मैंने क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ। क्योंकि अगर पहले ही सम्यक दर्शन होता तो भोग भूमि ना जाकर स्वर्ग में जाते। ठीक है। उनसे आगामी काल में क्षत्रिय आदि कुल की व्यवस्था बनने के कारण इन्हें उपचार से क्षत्रिय कुलोत्पन्न भी कहते हैं, परंतु वास्तव में वहां कुलादि की प्रवृत्ति नहीं होती है। वे कुलकर कर्म भूमि संबंधी समस्त रीतियों को जानते हैं। उनमें से कुछ तो अवधि ज्ञानी होते हैं और किन्हीं को जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो जाता है। वे कर्म भूमि प्रकट होते समय प्रजा को यथा योग्य उपदेश मार्गदर्शन देते हैं। सभी कुलकर अपने अर्थ सहित नाम के धारक हैं। देखो अभी परिवर्तन का काल आता है, क्योंकि कर्म भूमि प्रारंभ होने वाली है, भोग भूमि जाने वाली है, तो वहां की जो पब्लिक है उनके मेंटर होते हैं एक तरह से, उनका मार्गदर्शन करने वाले। ठीक है, जैसे अपने यहाँ होते हैं ना कोई बड़ा घर का प्रधान जी, कोई पंच, ऐसे उस प्रकार से ये सबको गाइड करते हैं और इनके नाम सार्थक हैं। जो नाम है ना उसका प्रयोजन सहित नाम है। पढ़िए। इस अवसर्पणी संबंधी भरत क्षेत्र के आर्य खंड में तीसरे काल संबंधी पल्ले का 8वां भाग शेष रहते काल योग से 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में से ज्योतिरंग कल्प वृक्षों की ज्योति मंद हो जाने से आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन संध्या समय पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय और पश्चिम दिशा में सूर्य का अस्त होता हुआ दिखाई दिया। वे दोनों ऐसे लग रहे थे मानो आकाश रूपी समुद्र में स्वर्णमयी 2 जहाज खड़े हैं, अथवा इस पृथ्वी रूपी घर में आने वाले कर्म भूमि राजा के प्रवेश समय मंगल हेतु द्वार पर 2 कलश स्थापित किए हैं। चंद्रमा और सूर्य को देखकर प्रजाजन भयभीत हो प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति से कहने लगे कि हे देव, आकाश में ये 2 गोलाकार हमने पहले कभी नहीं देखे हैं, अब दिख रहे हैं, ये क्या है? तब राजा ने उन्हें निर्भय करते हुए समझाया कि ये 2 चंद्रमा और सूर्य के विमान हैं
ये अनादिकालीन शाश्वत है, परंतु पहले ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्षों की तीव्र ज्योति के कारण दिखाई नहीं देते थे। अब इनकी ज्योति कुछ मंद हो गई है, कर्म भूमि का आगमन होने लगा है, अतः ये दिखने लगे हैं। तुम इनका कुछ भय मत करो। यह सुनकर प्रजाजन सुखी हुए। इस प्रकार लोगों को हाँ जी, ये समझ में आ गया ना आपको? सूर्य अस्त होने लगा और चंद्रमा का उदय होने लगा, ठीक है? तब ये लोगों को दिखाई दिए। तब भयभीत होकर प्रतिश्रुति के पास गए, ठीक है? तो उन्होंने उनका भय दूर किया। पहले क्यों नहीं दिखते थे? क्योंकि जो ज्योतिरंग जाति के कल्प वृक्ष थे उनकी ज्योति इतनी तेज थी कि सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे। अब इसकी ज्योति फीकी होने लगी तो सूर्य चंद्रमा दिखने लगे। इस प्रकार लोगों को प्रतिबुद्ध करने के कारण इनका नाम प्रतिश्रुति प्रसिद्ध हुआ। बढ़िया। दूसरे कुलकर के समय ज्योतिरंग जाति के कल्पवृक्षों की ज्योति और भी अधिक मंद हो जाने से रात्रिकालीन आकाश में ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सभी ज्योतिषी देवों के विमान दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर भयभीत हो लोग सन्मति से कहने लगे कि हे देव, आकाश में ये अनेकों क्या दिख रहे हैं। राजा ने उन्हें निर्भय बनाते हुए समझाया कि ये तारे आदि सभी ज्योतिषी देवों के विमान अनादिकालीन शाश्वत हैं, नवीन उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से तारे दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्योतिरंग की ज्योति के कारण ये रात्रि में भी नहीं दिखते थे। अब इनकी ज्योति अत्यधिक मंद हो गई है, अतः ये दिखने लगे। ये तुम्हें भय के कारण नहीं है। अब कर्म भूमि आ रही है, रात्रि दिन का भेद प्रकट होने लगा। अब सूर्य चंद्रमा का उदय अस्त होगा, रात्रि दिन में हानि वृद्धि भी होगी, परंतु इनसे आपको कुछ कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार प्रजाजन को सत्यमति बुद्धि देकर निर्भय करने से ये सन्मति नाम से प्रसिद्ध हुए। हाँ जी, पहले कुलकर का नाम था प्रतिश्रुति, दूसरों का क्या था? सन्मति। तीसरे कुलकर का और पढ़ लेते। तीसरे कुलकर के समय वक्रता रहित सरल परिणामी सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीव कुछ विकार रूप हो भयंकर शब्द करने लगे। उनके बुरे शब्द सुनकर प्रजाजन भयभीत हो क्षेमंकर से पूछने लगे कि हे देव, ये सिंह, व्याघ्र आदि जीव पहले बहुत भद्र परिणामी थे, मिष्ट तृण जल का भक्षण कर महातृप्त हो हमारी गोद में लौटते रहते थे। अब हम उन्हें अपने हाथ से बहुत खिलाते थे, लाड प्यार करते थे, हमारा इन्हें बहुत बड़ा विश्वास था, परंतु अब ये हमें मुंह फाड़कर डराते हैं, भयंकर शब्द करते हैं, अपने नखों से नोचते हैं। ये सींग वाले जीव भी अपने सींगों से हमें डराते हैं। ये बिना कारण हम पर क्रोध क्यों करने लगे हैं? राजा ने उन्हें मार्गदर्शन देते हुए कहा कि हे भद्र परिणामी, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। पहले ये जीव सरल परिणामी ही थे, परंतु अब काल योग से ये वक्र परिणामी हो गए हैं, अतः इनका विश्वास नहीं करना, इन्हें दूर से ही छोड़ देना, इनकी संगति नहीं करना। इस प्रकार लोगों का क्षेम करने से इनका क्षेमंकर नाम सार्थक हुआ। देखिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये हरेक कुलकर का जो नाम है वो सार्थक क्यों है कि यहाँ पशु क्रूर होने लगे, अब वो खूंखार आवाज करने लगे। पहले मीठा जल पीते थे, तिनके खाते थे, उनकी गोद में लौटते थे, ठीक है, आपस में विश्वास था। लेकिन अब ये मुंह फाड़ कर डराते हैं, भयंकर शब्द करते हैं, नाखूनों से नोचते हैं। तो इस कारण अब राजा ने उन्हें मार्गदर्शन देते हुए ये समझाया कि काल योग से वक्र परिणामी हो गए, इनका विश्वास नहीं करना, दूर से ही छोड़ देना। इस प्रकार लोगों का क्षेम करने से इनका नाम क्षेमंकर सार्थक हुआ।
ठीक है, समय हो गया है। आपका अगर कोई प्रश्न है तो 2 मिनट में ले सकते हैं, नहीं तो फिर समाप्त। चलिए। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सहदित